नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम। मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए रोचक ज़रिए से, जो कि बातचीत विद रोशनी ना होकर शॉर्ट स्टोरीज़ विद रोशनी है। नाम ही बदला है, बाकी तो वही है। मैं भी वही रोशनी और मेरे दोस्त, मेरे श्रोता भी वही। बात इतनी सी है कि पैटर्न बदल दिया थोड़ा सा। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुद से अपने मन की बातों को लिखना, जाहिर करना थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में मुश्किल सा हो रहा था। इसलिए सोचा क्यों ना जो मेरे से उच्च विचार हैं उनको ही आपसे साझा करूं। और वो कैसे कर सकते हैं? वो है छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पिछली कहानी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी वो थी शरत चंद्र जी की मंदिर। और इसे सुनते ही, जैसे कि आमतौर पे होता है, मेरे पति सबसे पहले उस कहानी को कोई भी मेरे जब रिकॉर्ड करती हूँ पॉडकास्ट का एपिसोड, तो मेरे पति उसे सबसे पहले सुनते हैं। और उसे सुनने के बाद उन्होंने कहा, बहुत बड़ी ठंडी सी आह भर के कहा, अरे यार, ये तो बहुत ही उदास कहानी है। मुझे मालूम है वो बहुत उदास कहानी है। और ऐसा ही कुछ फीडबैक मुझे मेरे श्रोताओं से भी मिला, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत कम हुए। तो मैं समझ गई ये कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि आज के युग में श्रोता सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम ढूंढते हैं खुशी, और स्पेशली मनोरंजन के ज़रिए से तो हम लोग बहुत इंस्टेंट हैप्पीनेस को ढूंढते हैं, इंस्टेंट जॉय को ढूंढते हैं। लेकिन शायद वो मेरे लिए कर पाना उतना आसान नहीं है। मैं जब आपसे बातचीत करती हूँ तो मैं उन चीज़ों के बारे में बातचीत करती हूँ जो मुझे लगता है जिनसे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, या जब मैं वो आपसे शेयर करूँ तो मुझे खुशी हो, एक इंटरनल हैप्पीनेस, जिससे मुझे लगे कि मैंने कुछ अच्छा अपने मित्रों से बांटा। तो चलिए, बहुत बहुत उधेड़बुन और बहुत खोज के बाद मुझे ये कहानी मिली शरत चंद्र जी की, जिसका नाम है देवधर की स्मृतियाँ, जो आपको शायद उतनी भारी ना लगे, शायद आपके चेहरे पे एक मुस्कान लेके आए, जैसे कि मेरे चेहरे पे लेके आई। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शरत चंद्र जी की एक कहानी, देवधर की स्मृतियाँ, इन शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मन से। डॉक्टरों के आदेश अनुसार दवा के बदलाव के लिए देवधर को जाना पड़ा। चलते वक्त कवि गुरु की एक कविता बार बार उसके मन में गूंजने लगी, जिसका अर्थ था, हवा बदलने से क्या फ़ायदा होता है, यह सभी जानते हैं, फिर भी लोग जाते ही हैं, और मुझे भी जाना पड़ा। मैं 4 दीवारी से घिरे हुए एक मकान में रहता हूँ। पास के किसी एक मकान में एक महाशय रात के 3 बजे से फटे बांस की आवाज़ की तरह बेसुरे राग में भजन गाना प्रारंभ कर देते हैं। नींद उचट जाती है और मैं खींचकर बाहर बरामदे में आकर बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे सुबह हो जाती है, पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सुबह होने से पहले ही सब पक्षी शोर मचाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे बुलबुल, श्यामा, गौरैया और कोयल आदि भी जंगल के आम के पेड़ों, मेरे मकान के नींबू के पेड़ और सड़क पर स्थित पीपल के पेड़ पर कलरव करते हुए शोर मचाने लगती। यद्यपि मैं किसी को देख नहीं पाता था, लेकिन फिर भी लगता था जैसे इन सबको पहचानता हूँ। पीले रंग के 2 पक्षी रोजाना देर से आते थे और दीवार के पास वाले चीड़ के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर आकर हाजिरी दे जाते। अचानक 2 दिन तक वो नहीं आए। मन में ये डर उत्पन्न हुआ कि कहीं किसी ने उन दोनों को पकड़ तो नहीं लिया। इधर शिकारी भी काफी हैं, पक्षियों का ही रोजगार करते हैं, लेकिन तीसरे दिन उन्हें यथास्थान देखकर संतोष हो गया। इस तरह सुबह समाप्त हो जाती है। शाम के समय गेट से बाहर सड़क के एक ओर आकर बैठ जाता हूँ। टहलने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए जो लोग टहलते रहते हैं उनकी ओर भरी दृष्टि से देखता रहता हूँ। टहलने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग के पुरुष और नारी ही थे। उन लोगों में कुछ के पैर फूले रहते थे, जिसे देखते ही समझ जाता था कि बेरी बेरी के रोगी हैं। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए उन्हें कष्ट सहन करना पड़ता है, जबकि सर्दी का मौसम नहीं है। फिर भी अपने फूले हुए पांव को ढकने के लिए मोजे पहनते हैं। किसी की धोती जमीन पर घिसटती है, इससे उन्हें चलने में कष्ट हो रहा होता है। फिर भी लोगों की दृष्टि से वे अपने आप को बचाना चाहते हैं।
मुझे सबसे अधिक दुख होता था एक दरिद्र लड़की के देखकर। रोग मुक्त होकर पैदल चलकर पुनः खोई हुई ताकत को प्राप्त कर लेगी और तब पति पुत्र गृहस्थी में जाकर अपने नारी जीवन को सार्थक करेगी। मैं अपने स्थान पर बैठा यही सब सोचा करता था, एक बंगाली लड़की इससे ज़्यादा क्या कामना कर सकती है। मैं मन ही मन आशीर्वाद देते हुए कामना करता कि वह स्वस्थ होकर अपने घर वापस चली जाए। जिन 3 लड़कों ने उसकी जीवन शक्ति का शोषण कर लिया है, उन्हें जिंदा रखने के लिए उसमें बल और शक्ति पैदा हो जाए। ये किसकी लड़की है, किसकी बहू है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये लड़की हमारे देश की उन अनगणित लड़कियों में से एक है जो उनका प्रतीक बनकर मेरे मन में एक लकीर खींच गई। वह कभी न मिट सकेगी। मेरे साथ एक मित्र निस्वार्थ सेवा करने के लिए आए हुए थे। कलकत्ता में बीमारी के समय जैसा देखा था ठीक वैसा ही यहाँ भी पाया। प्रायः वे कह उठते, चलिए भाई साहब कहीं टहला जाए। मैं कहता, तुम टहलाओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा। वह दुखी होकर कहते, आपसे अधिक आयु के व्यक्ति चहलकदमी कर रहे हैं, अगर आप टहलेंगे नहीं तो भूख कम लगेगी। मैं कहता, पर बेकार घूमना मुझे पसंद नहीं है भाई। वे नाराज़ होकर अकेले ही चले जाते, लेकिन जाते समय मैं सावधान कर दिया करता, अंधियारा होने से पहले वापस आ जाइएगा, नौकरों से लालटेन मंगवा लीजिएगा, इधर करैत सांप अधिक हैं, कहीं बदन पर पैर पड़ गया तो खैर नहीं। उस दिन मित्र साहब कहीं गए हुए थे, शाम का समय था। कुछ लोग भोजन का समय हो गया ये समझकर तेजी के साथ अपने घर की ओर जा रहे थे। संभवतः ये सभी लोग मुसीबत से घिरे हैं और शाम होने से पहले ही अपने घर चले जाते हैं। उन लोगों को चलने की गति को देखकर मुझे भी जोश आ गया। सोचा, चलो क्यों न टहल आऊं। उस दिन मैं काफी देर तक टहलता रहा। अंधकार करीब होने के कारण घर की ओर ज्यों ही रवाना हुआ तो देखा पीछे एक कुत्ता भी चला आ रहा है। मैंने उससे कहा, क्या है रे, मेरे साथ चलेगा? अंधियारे रास्ते का तू ही साथी बन जा। वह दूर खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहा। मैं समझ गया उसे मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। फिर मैंने कहा, अच्छा आ मेरे साथ। कुछ दूर आगे बढ़कर रोशनी के सामने देखा कि वह दुबला पतला वृद्ध सा है, बदन पर अधिकांश जगहों पर बाल नहीं है। वह कुछ लंगड़ाकर चल रहा था। अपनी जवानी के समय शक्तिवान होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। उसी कुत्ते से बातचीत करता हुआ मैं घर के सामने आ गया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर कहा, आओ अंदर आओ, आज तुम मेरे मेहमान हो। मैं बाहर खड़ा होकर अपनी पूंछ हिलाता रहा। उसे भीतर आने का साहस नहीं हुआ। तभी नौकर लालटेन लेकर आया। उसे दरवाज़ा बंद करते हुए देख मैंने कहा, आज दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वह कुत्ता आए तो उसे खाने को दे देना। 1 घंटे बाद जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुत्ता भीतर नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया। आपसे मैंने पहले ही शेयर किया था कि हमारे भी कुछ स्ट्रीटीज़ हैं जिनको हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, आमतौर पे खाना खिलाते हैं। ये बात मैंने उन लोगों में भी ऑब्ज़र्व करी है कि जब हम उन्हें घर के अंदर बुलाते हैं तो नहीं आते। वो इंतज़ार करते हैं कि हम खाना डाल दें और वो हमारे आने के बाद खाना खाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद अविश्वास की भावना है उनके और हमारे बीच में। वो जानते हैं कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी वो हमारे पास नहीं आते क्योंकि एक डर है उनके मन में। वो विश्वास नहीं करना चाहते, शायद अपने पास्ट में हुए कुछ ऐसे अनुभवों से जहाँ उन्होंने किसी पर विश्वास किया और लोगों ने उनका विश्वास तोड़ दिया। शायद पुचकारती और बुलाती, प्यार से बुलाती हुई आवाज़ पास आने पर डंडे से मार देती हो या पैर से ठोकर मार देती हो, क्योंकि मैंने ऐसा होता हुआ बहुत बार देखा है। लोग कुत्तों को अपने पास बुलाते हैं, खाना देते हैं और फिर डंडे से पीट देते हैं ताकि वो दोबारा ना आए। बहुत से ऐसे घायल कुत्ते हमारे घर के आसपास भी घूमते हैं। तो देवधर जी का ये एक्शन देख के मुझे लगा कि अरे देवधर जी तो कुछ मेरी तरह ही हैं कि रास्ते में कुत्ता देखा और उसे इनवाइट करके घर पे साथ ले आए, बिना सोचे समझे कि आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि आपके घर के कुछ मेंबर भी शायद उन्हें देखकर खुश ना हो। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दूसरे दिन सवेरे आकर बाहर देखा, दरवाजे के पास ही मेहमान साहब खड़े हैं। प्रत्युत्तर में मेरी ओर देखते हुए पूंछ हिलाने लगे। मैंने कहा, आज जरूर भोजन करना, बिना खाए मत जाना, समझे? इस प्रश्न के उत्तर में वह बराबर पूंछ हिलाने लगा। मैं समझ गया वह राजी है। रात के समय नौकर ने आकर सूचना दी कि कल वाला कुत्ता बाहर बरामदे में आकर बैठा है।
मैंने रसोइये को बुलाकर कहा, आज वह मेरा मेहमान है, उसे भरपेट भोजन दिया जाए। मुझे ये मालूम था कि नित्य काफ़ी भोजन फेंक दिया जाता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपत्ति थी, और वह भी भयंकर मुसीबत। हम लोगों के बचे भोजन की हकदार थीं बगीचे की मालिन। मुझे ये बात नहीं मालूम थी। मालिन देखने में जवान है, खूबसूरत है और भोजन के संबंध में पूर्णतः जागरूक है। नौकरों का झुकाव उस पर अधिक है। फलस्वरूप मेरा मेहमान उपवास करता है। शाम के समय जब टहलने निकलता हूँ तो नित्य उसे सड़क पर पहले से ही स्वागत में खड़ा देखता हूँ। चलते चलते पूछता हूँ, क्यों भाई, आज गोश्त कैसा बना था? उसकी हड्डियों में तुम्हें स्वाद मिला या नहीं? उत्तर में उसे पूंछ हिलाते देख मैं समझ गया गोश्त उसे पसंद आया था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मालिन ने उसे बगीचे से ही खदेड़ दिया था। अब वह उसे एक बाग में घुसने नहीं देती। फलस्वरूप बेचारा सड़क पर मेरे इंतजार में खड़ा रहता है। इस कार्य में नौकरों का भी हाथ था। अचानक दरवाजे पर छाया देखकर मैं चौंक उठा। देखा मेरा मेहमान सामने खड़ा होकर पूंछ हिला रहा था। दोपहर होने के कारण सभी नौकर सो गए हैं, इसलिए हजरत चुपचाप कैसे ऊपर तक चला आया। सोचा संभवतः 2 दिन से दिखाई न पड़ने के कारण मुझे देखने के लिए चला आया है। कहा, आओ दोस्त, चले आओ। लेकिन मैं आगे तक नहीं आया। पूछा, खा पी चुका? क्या क्या खाया? अचानक उसकी आंखों के छोर पर पानी दिखाई पड़ा। लगा जैसे वह मेरे पास फरियाद लेकर आया है। चिढ़कर मैंने नौकर को आवाज दी। दरवाजा खुलने की आवाज से मेरा दोस्त जाग गया। नौकर के आने पर पूछा, आज कुत्ते को खाना खिलाया गया था? जी नहीं मालिक, मालिन ने उसे भगा दिया। खाना जो बचा था उसका क्या हुआ? मालिन सब उठा ले गई। चीख चिल्लाहट सुनकर मेरे मित्र महोदय अपनी आंखें बंद करते हुए ऊपर आए। मित्र ने कहा, भाई साहब, आप भी अजीब तमाशा करते हैं। इंसान को तो भरपेट भोजन मिल नहीं रहा है, पर आप कुत्ते के लिए परेशान हो रहे हैं। मित्र महोदय जानते हैं कि इस अकाट्य युक्ति का कोई जवाब नहीं है। मैं चुप रह गया। किसकी फरियाद किसके द्वारा कहाँ पहुँचती है, उन्हें कैसे समझाऊं? समझाना मेरे बूते का कार्य नहीं है। खैर, जो भी हो, मेरे मेहमान को बुलाया गया और उसे बरामदे के कोने में जगह दे दी गई। आज सुबह से सामान वगैरह बांधा जा रहा था। दोपहर को गाड़ी जाती है। गेट के सामने बैलगाड़ी आई, उस पर सभी सामान लाद दिया गया। मेरे मेहमान महोदय आज बहुत व्यस्त रहे। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर खबरदारी कर रहे थे कि वहाँ कोई सामान छूट ना जाए। उनका उत्साह सबसे ज़्यादा था। टिकट खरीद लिया, माल असबाब गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। तभी मेरे मित्र ने आकर खबर दी कि गाड़ी छूटने वाली है। जो लोग मुझे पहुंचाने आए थे सभी को इनाम दिया गया, सिर्फ मेरे मेहमान को नहीं दिया गया। गर्म हवा के झोंके से आंखों में अंधेरा छा गया। इस अंधकार में मैंने देखा स्टेशन के बाहर फाटक के पास मेहमान महोदय खड़े एकटक देख रहे हैं। गाड़ी चल पड़ी। लौटने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा था। सिर्फ रह रहकर यही याद आ रही थी कि आज जब मेरा मेहमान वापस जाएगा तो देखेगा कि लोहे के फाटक वाला दरवाज़ा बंद है। अब उसके भीतर प्रवेश करना कठिन है। 2 दिन तक वह इधर उधर टहलता रहेगा। शायद सुनसान दोपहर में दीवार फांद कर वह भीतर आकर मेरी तलाश करे, फिर जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। शायद उससे छोटा जीव शहर में और कोई नहीं है। फिर भी देवधर की स्मृति में उसे स्मरणीय बनाने की इच्छा से ये कहानी लिखती। कहने को ये कहानी भी कुछ 100 वर्ष पहले लिखी गई थी, लेकिन आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कुछ बहुत बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। अपने से छोटी प्राणी को नीचा दिखाना, उससे उसका हक छीन लेना, ये आज भी उतना ही कॉमन है जितना पहले था। और स्पेशली मैं देखती हूँ दूसरे जीव जंतुओं के प्रति हमारे मन में आज भी कोई विशेष प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है। और अगर कुछ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका ध्यान रखना चाहते हैं और आगे बढ़कर कुछ करते हैं, उनके बारे में आए दिन अखबारों में छपता है कि कैसे एक सोसाइटी में एक महिला जो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती थी, उसको 6 आदमियों ने मिलकर ह्यूमिलेट किया। तो ऐसा है हमारा समाज मित्रों। बहुत कुछ बदला नहीं है, बदला जा सकता है, बहुत स्कोप है, लेकिन ये कौन बदलेगा? हम और आप। कहानियाँ चाहे पुरानी हो या नई, पात्र बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, शायद इधर उधर की कुछ डिटेल्स भी बदल जाएं, लेकिन कथानक नहीं बदलता है।
तो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही इस नए प्लेटफॉर्म पे जिसका कि नाम है शॉर्ट स्टोरीज़ विद रोशनी आपके साथ। तब तक जुड़े रहिए।